टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस विथ यश कुमार। आज हम देखेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और इससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बदलते परिवेश में पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टिकोण को अपनाकर सर्वप्रथम राजीव गांधी ने के नेतृत्व में पर्यावरण वन मंत्रालय की स्थापना 17 सितंबर 1985 को किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान जिसको बोलते हैं, उसको 1985 में शुरू किया और इसमें ये किया गया था गंगा से संबंधित जो नदियां हैं, गंगा की साफ सफाई को किस तरह से उसको प्रदूषित होने से रोका जाए, और इसी को आज के समय में नाम बदल करके नमामि गंगे योजना शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना की गई। विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव संरक्षण परियोजना को यह प्रारंभ किया गया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसको 1973 के नाम से जानते हैं। पारित किया गया था इसको 1972 में। एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, इसको एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में 2010 में इसको लाया गया था। इसका एक काम था कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के स्थापित करने में किस तरह से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है उसको रोकना था। और कोई भी परियोजना लागू तभी होती है जब एनजीटी द्वारा, उसको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा, जब उसको हरी झंडी मिल जाती है जिससे कि पर्यावरण का नुकसान न हो। एनजीटी उसको देखता है कि कहीं नई परियोजना के लागू होने से पर्यावरण का नुकसान तो नहीं हो रहा है, वहाँ के लोगों के प्रति पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, पारिस्थितिकी पर नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसके मद्देनज़र रखते हुए एनजीटी अपना 6 महीने में रिपोर्ट देती है। इसी के साथ प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया कि पर्यावरण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास के साथ पर्यावरण को भी देखा जाए, ऐसा न हो कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का हानि हो और आने वाले पीढ़ियों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़े। आगे है, पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं: भौतिक एवं अजैविकी घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। इसको विस्तार से हम आने वाले वीडियो में समझाएंगे। आज मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस तरह रहती है? पाता और दाता की, यानी कि रिसीवर और कंट्रीब्यूटर की रहती है। आज मानव भौतिक पर्यावरण से बहुत सारी चीज़ें पाता है और उसमें सहयोग भी करता है। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? प्रौद्योगिकी मानव, क्योंकि प्रौद्योगिकी मानव जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा उपयोग कर करके सड़कें बनाना, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाना, उद्योग स्थापित करना, जिससे पर्यावरण पारिस्थितिकी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए पर्यावरण का सबसे अधिक विध्वंसक प्रौद्योगिकी मानव को माना जाता है। कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? तो पशुपालन ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया। झूम की खेती सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। विश्व एवं भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती यह होती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण को, जंगल को साफ करके वहाँ पे खेती की जाती है। जैसे वहाँ की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, उसको छोड़ करके कहीं और खेती करने लगते हैं। फिर वहाँ पर यही वन पेड़ पौधों को काट करके साफ करते हैं, खेती करेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। इस तरह से पर्यावरण को बहुत ही हानि होती है। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं उसके संवर्धन किस काल में प्रारंभ हुए? कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में, यानी कि सांस्कृतिक पर्यावरण की लोगों के सांस्कृतिक पर्यावरण, रीति रिवाज, बोली, भाषा, नृत्य, ये सब के विकास कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में हुए। जैसे जैसे मानव विकास करता गया वैसे वैसे इसका विकास होता गया। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा फ्रेडरिक रेडजल को दी जाती है। ये भूगोल से है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान और आर्द्रता होती है 25 डिग्री तापमान और 60 डिग्री आर्द्रता की। हम आप भी महसूस करते हैं कि इससे अधिक टेम्परेचर होता है तो हमको आलस आने लगता है और आर्द्रता भी अधिक हो जाती है तो भी हम सही से काम नहीं कर पाते हैं। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? प्रादुर्भाव यानी कि आरंभ कब से माना जाने लगा कि पर्यावरणीय समस्याएं हमारे समक्ष आ रही हैं? जैसे प्रदूषण की समस्या है, वन की समस्या है, बढ़ते क्लोरोफ्लोरोकार्बन की समस्या है। औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवास। औद्योगिक क्रांति यानी जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ी वैसे वैसे पर्यावरण का विनाश, पर्यावरणीय समस्याएं आने लगी, आर्थिक मानव होता गया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 1973 में मनाया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं मानव पर्यावरण के मध्य संबंध। इसमें देखिए दिखाया गया कि किस तरह से मानव है, काल क्या था, उसका स्वरूप बदलता गया और मानव पर्यावरण पे संबंध क्या पड़े। आखेट एवं भोजन संग्रह के रूप काल में मानव जीव एवं भौतिक मनुष्य था, तो मानव पर्यावरण कारक संबंध थे। बहुत ज़्यादा मानव का पर्यावरण पे दुष्प्रभाव नहीं था। पशुपालन एवं पशुचारण के काल में जब सामाजिक मनुष्य था, वो धीरे धीरे पर्यावरण को मॉडिफाई करता गया, माने रूपांतरित करता गया, और वह रूपांतर बहुत परिवर्तनकारी नहीं था। पौध पालन एवं कृषि में मनुष्य का जो स्वरूप था वो आर्थिक हो गया, अब वह परिवर्तनकारी हो गया, क्योंकि जब कृषि और पौध पालन करने लगा, पशुपालन होना चाहिए वहाँ पे, पशुपालन करने लगा तो परिवर्तनकारी हो गया, क्योंकि जगह जगह से कृषि हेतु जंगल की साफ सफाई करने लगा, वृक्षों को काटने लगा, यह परिवर्तनकारी हो गया मानव। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण के काल में प्रौद्योगिकी मानव हो गया और यह बहुत ही विध्वंसक हो गया। जैसा कि हम लोगों के समझ आ रहा है, विभिन्न सारी समस्याएं, पर्यावरणीय एवं परिस्थिति की समस्याएं, आज जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हमारे सामने विकट रूप से खड़ी हो रही हैं। धारणी या अस्थायी विकास की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक थे ब्रटलैंड। रिपोर्ट आई थी 1987 में। इसी को माना जाता है कि धारणी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा यहीं से प्रारंभ हुई थी। अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो जोहानसबर्ग में था। अस्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किया था IUCN ने। इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई? तो ये जोहानसबर्ग सम्मेलन को, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है जोहानसबर्ग, वहाँ पे हुआ था 2002 में। धारणी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए, जल है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, कृषि है और जैव विविधता है। कि धारणी विकास को हम जल को सुरक्षित करें, ऊर्जा को रखें, संपूर्ण मानव जगत, पशु पक्षी, जीव जगत, फ्लोरा फौना का स्वास्थ्य पे हम करें, कृषि को सुरक्षित रखें और अपने चारों उनकी जैव विविधता को बनाए रखें। यदि इसको हम बनाए रखते हैं तो ये धारणी विकास अस्थायी रहेगा। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा तो जल विद्युत है। जल विद्युत से धारणी विकास पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचता है। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का आवश्यक है? तो प्राकृतिक संसाधन का। धारणी विकास यदि किया जाता है तो प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां उसका उपयोग कर सकें। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको नीरी बोलते हैं, नीरी नागपुर में है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसको 1986 में लागू किया गया था, जिसको छाता विधान के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिनियम की स्थापना 1987 में की गई थी। आइए देखते हैं मानव व पर्यावरण संबंधी अवधारणा कि किस तरह से मानव था और क्या उसकी अवधारणा थी पर्यावरण के संबंध में। तो नियतिवादी अवधारणा जो थी तो उसको यह था कि मानव ही सबसे सर्वोच्च है, वह
यह अवधारणा मानव को पर्यावरण का ही एक तत्व मानता है। हमबोल्ट व कार्ल रिटर जैसे नियतिवादी भूगोलवेत्ताओं ने मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना है, अर्थात प्रकृति को सर्वशक्तिशाली एवं नियंत्रक माना गया तथा मानव को प्रकृति के हाथों का खिलौना कहा गया। इस अवधारणा को निश्चयवाद की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें यह था कि मानव प्रकृति का दास है। मानव कुछ भी चाले प्रकृति के आगे कुछ नहीं कर सकता है। प्रकृति उसको जैसा चाहेगी वह वैसा ही कर सकता है। उसके आगे संभववाद की अवधारणा आई। वाइडल डीला ब्लास ने, ब्रुंज व डिमांजिया जैसे भूगोलवेत्ताओं ने, उन्होंने यह कहा कि मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हुए कहते हैं कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उसके पास जरूरी पूंजी, तकनीकी दक्षता व इच्छा शक्ति कितनी है। यानी कि संभववादी अवधारणा यह कहती है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, मानव स्वतंत्र है, वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। इसीलिए जहाँ पे बर्फ से ढके हुए थे वहाँ पर भी मानव पहुँच गया है। बड़े बड़े पहाड़ों पर मानव अपने आवास बना रहा है, सड़कें बना रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है। और उसके बाद अगली अवधारणा आती है नवनियतिवादी अवधारणा। यह अवधारणा दोनों का मिक्सचर रहती है और दोनों के अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। इसके प्रमुख वेत्ताओं में ग्रिफिथ टेलर व OH.K. स्पेड जैसे भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति के एक पक्षी दोहन की आलोचना की और बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ की नीति को अपनाते हुए बताया कि प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपने विकास की नीतियों का निर्धारण करें। यानी कि नवनियतिवादी अवधारणा यह कहती है कि नहीं, न तो प्रकृति का दास मनुष्य है और न ही मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां मनुष्य इतना प्रौद्योगिकी और साइंस का जानकार होते हुए भी प्रकृति में चेंज नहीं कर पाया है। बर्खोयास्क, रसिया में, अंटार्कटिका में अब भी ऐसी जगह है जहां पर मानव विज्ञान का उपयोग करते हुए भी विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए मानव को प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे प्रकृति पर अतिशय न हो। अब आइए देखते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है और वैसे भी जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है ऐसे टर्म हम सभी को जानना चाहिए। पारिस्थितिकी पदछाप यह है एक मानव के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। यह पदछाप या पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है। यानी कि मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए, धारणीय उसको बनाने के लिए न्यूनतम भूमि की जो आवश्यकता मनुष्य को चाहिए वही पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। इसको पदचिन्ह की भी संज्ञा दी जाती है। अब आइए देखते हैं इकोसिस्टम क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का से बना हुआ है। इसको सर्वप्रथम A.G. टैंसले महोदय ने सन 1935 में किया था। इनके अनुसार किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों तथा उसके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवी वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और वे दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों को रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि मानव है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो जहाँ पे रहते हैं पर्यावरण जीव जंतुओं पे प्रभाव डालता है और जीव जंतु पर्यावरण पे प्रभाव डालते हैं। इन्हीं का जो मिला जुला रूप होता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अजीवी वातावरण में जैसे भूमि है, सूर्य है, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं,
अरे पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले महोदय ने किया। श्वसन की क्रिया एक अपचायक क्रिया है। किस रंग के प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है? तो यह लाल और नीले में होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड व H2O का क्रमशः अपचयन और ऑक्सीकरण होता है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी का पाया जाता है। जो उपभोक्ता हैं वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए उनमें परपोषी का गुण होता है। द्वितीय उत्पादक किसे कहते हैं? द्वितीय उत्पादक जो होते हैं वो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहते हैं। द्वितीय उत्पादक जो होते हैं वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको प्रीडेटर्स बोलते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, सर्वभक्षी कहलाते हैं। प्रकृति का मेहतर यानी स्कैवेंजर जो प्रकृति को साफ सफाई करते हैं उनको अपघटक एवं कवक होते हैं। जीव और अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करने अपघटक होते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो यह खड़ी अवस्था रहती है, स्टैंडिंग पोजीशन इनका रहता है। ये देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, यानी कि ऊर्जा यहाँ से इधर जाएगी, फिर इधर से इधर आएगी, इधर से इधर, एक जीव से दूसरे जीवों में इसी तरीके से प्रदान करती है। इसका दिशा हमेशा एक दिशी होता है, इस तरह से। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है, उसको खाद्य जाल बोलते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा दी थी? इसको बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोम्स। देखिए, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे आजकल बैलेंस डाइट की बात किया जा रहा है, उसी तरीके से बैलेंस इकोसिस्टम क्या है, आइए देखते हैं। जीवधारियों को जीवित रहने के लिए संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं फूड चेन होती हैं। ये श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। आइए देखते हैं फूड चेन क्या है। जैसे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में इधर है, फिर इधर है, इधर है, इस तरीके से यहाँ पे पौधे हो गए, फिर इसको प्राथमिक उपभोक्ता, फिर इसको द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस तरीके से चलता है, फूड चेन होता है। इसी तरीके से ढेर सारी फूड चेन्स होती हैं, ये इसी तरीके से रहती हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें से इधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है, यानी कि ढेर सारी फूड चेन मिला करके आपस में ढेर सारी इनकी श्रृंखलाएं होती हैं, उनको फूड वेव यानी खाद्य जाल कहा जाता है। इस प्रकार एक खाद्य जाल में कई वैकल्पिक रास्ते होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतना ही अधिक संतुलित होगा और उसमें जीवों की संख्या अधिक स्थिर होगी, यानी कि उनको खाने पीने की ढेर सारी फूड चेन्स उपलब्ध रहेंगी, किसी एक पे निर्भर नहीं रहेंगे। यह सिंगल फूड श्रृंखला रहती है, फूड चेन रहता है, तो वह अस्थिर माना जाएगा। जब किसी खाद्य जाल में एक खाद्य श्रृंखला के किसी उपभोक्ता की संख्या कम होने लगती है तो उस खाद्य श्रृंखला के ठीक ऊपर की श्रेणी का उपभोक्ता दूसरी खाद्य श्रृंखला के उसी श्रेणी जिस श्रेणी के उपभोक्ता की संख्या कम होने लगती को उपभोक्ता को खाने लगता है। इस प्रकार ऊपर की श्रेणी का उपभोक्ता एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता ढूंढ लेता है, यानी कि जब एक श्रृंखला खत्म हो जाती है तो दूसरी श्रृंखला में सभी अपने भोजन को प्राप्त करने लगते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या है। खाद्य श्रृंखला क्या है? इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। क्योंकि खाद्य जाल क्या है? विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर के खाद्य जाल बनाती हैं, यानी कि कई फूड चेन्स होती हैं, उसको मिला करके खाद्य जाल बनता है।
जिस तरह से ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये मान लीजिए कि फूड चेन हो गई है। अब इसी तरीके से और भी है, ये दूसरी फूड चेन है, ये तीसरी खाद्य श्रृंखला है। अब इन्हीं श्रृंखलाओं को मिला करके खाद्य जाल बनता है। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। खाद्य जाल में इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर के गुजरता है। जैसे यहाँ पे है, फिर उसके बाद इस श्रृंखला में आ गया, फिर इधर से इधर आ गया, फिर इधर से आ गया, हो रहा है एक ही दिशा में लेकिन अलग अलग श्रृंखलाओं के माध्यम से। इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता कंज्यूमर्स और अपघटक होते हैं। इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता एवं अपघटक होते हैं। यानी कि खाद्य जाल बड़ी होती है खाद्य श्रृंखला से। आगे देखते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल द्वारा प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यह दो ग्रीक शब्दों से बना है, ओकस यानी हाउस, लोगोस यानी स्टडी यानी अध्ययन। इसका मतलब घर का अध्ययन। इसको हिंदी में इकोलॉजी शब्द है पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारियों जैसे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और वास स्थानों या उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से किसी स्थान पे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पे जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके चारों तरफ का जो वातावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन पारिस्थितिकी में किया जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु पर्यावरण पे प्रभाव डालते हैं, पर्यावरण पेड़ पौधों पे डालता है, जीव जंतुओं पे डालता है, और इन्हीं सारा का जो अध्ययन किया जाता है उसको पारिस्थितिकी बोलते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव अर्नेस्ट हेकल को जाता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है नाम। उनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इससे जीव एवं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक संघटकों के अध्ययन का बोध होता है। जैविक घटक कौन कौन से, अजैविक घटक जो हैं, जैविक में जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे हो गए, अजैविक घटक में प्राकृतिक चीज़ें हो गई, जल है, पहाड़ है, बादल है, मिट्टी है, ये सारी चीज़ों का। उतना ही नहीं बल्कि इसमें अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी संकेत मिलता है। साथ ही पारिस्थितिकी में पाए जाने वाली समानता और विषमता के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती हैं। देखिए नया शब्द है पारिस्थितिकी निकेत। पारिस्थितिकी निकेत या निके बोलते हैं इसको। इसका सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनेल्स महोदय ने किया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है 1971 में। उन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों और उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी के माध्यम से निरूपित किया था कि किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में जीव जंतु एवं वनस्पतियों की अनेक जातियां एवं उपजातियां निवेश करती हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी जाति अथवा उपजातियां पारिस्थितिक क्षेत्र में कहीं भी निवास करती हैं। यानी कि जैसे ये पारिस्थितिक क्षेत्र हो गया, अब इसमें ढेर सारी जातियां उपजातियां इस तरीके से रहती हैं, विभिन्न प्रकार की हैं। अब इसमें ग्रीनेल्स महोदय कहना चाह रहे हैं कि ये सभी अलग अलग प्रकार की जातियां उपजातियां हैं, लेकिन ये जो पूरा पारिस्थितिकी क्षेत्र है इसमें ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, इधर वाली इधर पे, ये हर जगह कोई भी कहीं नहीं रह सकती हैं। पारिस्थितिकी क्षेत्र में रहते हुए भी इनका एक विशेष स्थान है, वो सिर्फ वहीं पे सर्वाइव कर सकती हैं और कहीं पर भी ये सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। इनके लिए उचित स्थान है वहीं पर कि वे अपना आजीविका चला सकती हैं और उसी क्षेत्र में वे निवास करती हैं और वहीं पे सुरक्षित रहती हैं। वास्तव में प्रत्येक जाति उपजाति एक क्षेत्र में एक निश्चित स्थान क्षेत्र सुरक्षित होता है, उसी क्षेत्र सीमा में वे निवास कर अपना जीवन यापन करते हैं। यही बात, यही सुरक्षित क्षेत्र निकेत या निलय या निके कहलाता है।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? ये जलीय अपघटन होता है। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? तो 90%। इसको एक 10% का नियम भी कहते हैं कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जब ऊर्जा जाती है तो सिर्फ ये 10% ही जाती है, बाकी ऊर्जा समाप्त दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पहले द्वारा अपघटित हो जाती है। यहाँ से यहाँ पे सिर्फ 10% ही ऊर्जा अगले में ट्रांसफ़र होती है। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होता है, स्थिर होता है। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड होता है, तो ये उल्टा होता है। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा होता है? तो यह उल्टा होता है। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा होता है? यह भी उल्टा होता है, जीवभार पिरामिड। प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले स्तर में? यही 10% के नियम को बोलते हैं, ये बस 10% होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक रूप में होता है। पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड को इसको विस्तार से अन्य वीडियो में बताएंगे। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? डेट्रिटस बोलते हैं। एक सीमा तक पृथ्वी की अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने की क्षमता क्या है? होम्योस्टैटिक। इसको होम्योस्टैटिक बोलते हैं। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? इसको विनाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्र में किसमें ऊर्जा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? यह हाइड्रोजन चक्र में होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में? यह अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक उत्पादक उपभोक्ता अपघटक में से किसी एक का अभाव का कारण बनता है? अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में किसी जैविक या अजैविक घटक की संख्या बढ़ने घटने लगती है तो अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हो जाता है। तो एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का देखिए यहाँ पे सही क्रम दर्शाया गया है। डायटम स्वपोषी होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें, समुद्री पौधे। क्रस्टेशियाई ये शाकाहारी उपभोक्ता होता है। उसके बाद हेरिंग यानी मांसाहारी मछली होती है। तो यह पर्यावरण से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं की सीरीज है, इसको आप लोग देखते रहिए। बहुत ही परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को बार बार देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।